डेप्रिसिएशन में आपको क्या आता है, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आता है, अभी तक बस उतना ही पता होना चाहिए। अब है फैक्टर्स और बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको प्रैक्टिकल पोर्शन में भी हेल्प करेगा। किन बेसिस पे आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, चार्ज होती है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब हमने जर्नल पढ़ते वक्त कुछ रूल सुने थे। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, any expenditure incurred to bring the asset into its working condition will be added to the cost of the asset। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है। याद है बेसिक चीजें? यस सर। एसेट खरीदा, उसके ऊपर हमने कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इनवर्ट पे करा। एसेट खरीदा, उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ। सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उसकी रिपेयर करानी पड़ी। तो कोई भी खर्चा जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने में हो रहा है, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज, सच एज फ्रेट, इंस्टॉलेशन। तो परचेज प्राइस तो आएगा ही आएगा। आपने मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, बट 5,000 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में लग गए, ऑफिस तक लाने में लग गए, फैक्ट्री तक लाने में लग गए, फिर उसके बाद 5,000 और उसकी इंस्टॉलेशन में लग गए। तो जब तक एसेट वर्किंग कंडीशन में रेडी टू यूज नहीं हो जाता, तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं? डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो हमें पहले से पता है, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री भी हमें पहले से पता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ यही सीखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। कितने का हमने खरीदा, कितना उस पे डेप्रिसिएशन हुई उस साल, एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू क्या थी। फिर जब तक यूज करते रहे डेप्रिशिएट होता रहेगा। फिर जब बेचा तो उस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उन सब की अकाउंटिंग के लिए हम एसेट अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिससे पहले कुछ चीजें हमें आनी चाहिए। तो फैक्टर्स और बेसिस में एक करा कॉस्ट ऑफ द एसेट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम जब एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी लवीशा, 50,000 की मशीनरी है, उसके ऊपर 6% CGST पे करा, 6% SGST पे करा। लवीशा, यस सर। 50,000 का एसेट था, 6% यस सर। CGST, 6% SGST। यस सर। Cost of the asset rupees 50,000, CGST 6%, SGST 6%, 6 5s are 3,000 each। यस सर। 6,000 पेमेंट कैश में हुई है, पेमेंट चलो चेक से हुई है, पेमेंट चेक से हुई है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? आपने मशीन खरीदी है लवीशा, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एक सेकेंड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी में कितना आएगा? सो 50 या 56 या 53 या कुछ और? सो 50। वेरी गुड, 50 आएगा, करेक्ट है। और टू बैंक अकाउंट, सॉरी सर, टू CGST SGST। 2 हम परचेज कर रहे हैं, सॉरी सर, CGST SGST। ओहो, हम परचेज कर रहे हैं, रुको जरा। इनपुट जीएसटी आएगा या आउटपुट जीएसटी आएगा? सर परचेज आउटपुट GST। ईशान्या, वुड यू लाइक टू हेल्प योर फ्रेंड? सर इनपुट GST। जय, इनपुट जीएसटी आएगा बेटा, इनपुट्स। आप अभी सामान खरीद रहे हो, आउटपुट होता है जब बेच रहे हैं। ओ यस सर, यस सर। यस, इनपुट जीएसटी एसेट होता है। यस सर। तो क्या एंट्री होगी ईशान्या, आप बताओ? सर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी कितना है? 3,000। इनपुट एसजीएसटी कितना है? 3,000। पेमेंट कितनी हुई? 56,000।
तो मेरा क्वेश्चन है मशीन में कितना आया, 50 या 56? So 50. तो इनपुट जीएसटी जो मैंने पे करा जीएसटी, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ या नहीं हुआ? No, sir. तो ये ध्यान रखना है, इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो आगे जाके सेट ऑफ आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। Depreciation will be charged on the amount debited to the asset account. तो debited to the asset account, तो depreciation आप 56 पे कैलकुलेट करोगे या 50 पे? एसेट अकाउंट को कितना डेबिट हुआ है? So 50. तो So 50 पे काउंट होगा. कैलकुलेट ऑन 50,000। तो पॉइंट उन्होंने बस बताया कि जीएसटी इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, इट विल बी शोन सेपरेटली। पता था हमें कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड और पेएबल। ये फाइनेंस कॉस्ट होती है, ये फाइनेंस कॉस्ट होती है, इट इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई लोन पे एसेट ले लिया तो इंटरेस्ट पेमेंट इन्वॉल्व हो सकती है ना। मैंने गाड़ी ली, 5 साल का लोन है, तो इंस्टॉलमेंट्स चलती रहेंगी, उसमें इंटरेस्ट पोर्शन भी होता है। एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। कोई भी डाउट? No, sir. Expenses of capital nature like extension of an existing asset, repairs involving large amount that increases the life of the asset or improves the quality. Any expenditure incurred to improve the efficiency of the asset is a capital expenditure and will be added to the cost of the asset. Any expenditure incurred to maintain the asset is a revenue expenditure. It is not added to the cost of the asset. If an old asset is purchased, expenses incurred to make it ready for use are also included in the total cost of the asset. The factors or basis of charging depreciation, number 1 is the cost of the asset. चल सकते हैं आगे? Yes, sir. Yes, sir. Number 2, estimated scrap value, estimated residual value of the asset. स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है आपने मशीन खरीदी जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी 10 इयर्स, तो 10 साल के बाद अगर आप उसको स्क्रैप में बेच रहे हैं कबाड़ी को, तो कितने रुपए मिलेंगे? उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। और इसका एक और नाम होता है सैल्वेज वैल्यू। Meaning, residual value is an estimated realizable value of the asset at the end of its estimated useful life. Difference between the cost and residual or scrap value is the amount that is written off over the estimated useful life of the asset. So, estimated value, scrap value, estimated value at the end of the useful life of the asset. आगे जाके आएगा उसका फॉर्मूला। अभी मीनिंग, एस्टिमेटेड लाइफ क्या होती है? यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। कितने सालों के लिए ये एसेट आप एफिशिएंटली यूज कर पाओगे? गाड़ी की एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स होती है, उसके बाद ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से फट जाएगी या चलनी बंद हो जाएगी। ठीक से मतलब उसकी माइलेज बहुत कम हो जाएगी, उसके खर्चे बहुत ज्यादा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाओगे। तो एस्टिमेटेड लाइफ होती है ये भी। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट मींस द पीरियड फॉर व्हिच द एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोडक्टिवली यूज्ड। लीगल प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो बताते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कि मशीनरी पे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर्स पे 60% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उन्होंने रेट ही फिक्स कर दिए ताकि हर एक बिजनेस सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करे। आप अप्लाई कर रहे हो 50%, मैं कर रहा हूँ 20%, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा।
What are the factors or basis of charging depreciation, providing depreciation? The last point is legal provisions. Income Tax Act, Companies Law, it prescribes the method and the rate of charging depreciation. While determining the amount of depreciation, legal provisions are kept in mind. Depreciation is provided each year so that the book value of the asset is reduced to its estimated residual value at the end of its useful life. आप हर साल depreciation charge करते हो ताकि जब for example 10 years की life थी तो हर साल depreciate करते रहोगे तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी depreciate हो चुकी होगी कि आपकी बुक्स में क्या वैल्यू आ रही होगी, कह रहा है जितने की हम कबाड़ी को बेचेंगे ना उतनी ही वैल्यू आ रही होगी. अगर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो फिर एसेट की वैल्यू कम ही ना होती, तो गलत होता ना, ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स ना होते. फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होता है फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन से. फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ध्यान से देखना, when the rate of depreciation, when the rate of depreciation is not given, when the rate of depreciation is not given, the following formula can be applied to calculate the amount of annual depreciation. Annual depreciation. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन is equal to original cost of the asset minus scrap value divided by economic life of the asset. Depreciation is equal to original cost of the asset minus scrap value divided by economic life of the asset. तो यही सीखा हमने, इनके मीनिंग सीखे. अब इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूं. हमने क्या सीखा, फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. नंबर 1 वाज कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो पता होना चाहिए कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं. नंबर 2 इज एस्टिमेटेड वैल्यू, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपको गिवन होगी. नंबर 3 इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको गिवन होगी. तो अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट. ध्यान से देखना, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं. एक चीज, ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई ये टोटल डेप्रिसिएशन है पूरी लाइफ की या एनुअल डेप्रिसिएशन है? So annual depreciation. मैंने आपको बताया ना ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, एक साल की डेप्रिसिएशन है. ध्यान से देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करके दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही चल रहा है. ध्यान से देखना, क्या खरीदा हमने, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 96,000 की, spent 24,000 on its cartage, repairs and installation. तो आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी हो गई? So we'll add all of it. 96 plus Plus 24 24. which is equal to 1,20,000. कोई डाउट? No, sir. Estimated useful life, Four years. 4 years
और क्या दे रखा है, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू इज 72,000। अब उन्होंने जो बोली हम थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैल्यू मिल रही है, गिवन है ये सब तो इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई डाउट? अभी तो मैंने बस क्वेश्चन कॉपी करा है। No, sir. अब उन्होंने बोला एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय estimated life. Cost of the asset is 1,20,000 minus scrap value 72,000, estimated life 4 years. तो 72 मतलब 28 plus 20 48 divided by 4, तो क्या आया 12,000। इसमें कोई डाउट? No, sir. अब इससे मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। परसेंटेज में निकलती है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज 12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 into 100, तो क्या है आंसर 10%। कोई भी डाउट? No, sir. सिंपल। Yes, sir. बता रहा हूं आपको, एस्टिमेटेड लाइफ भी गिवन होगी, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन होगी, बस कॉस्ट में आपको देखना है क्या क्या ऐड होगा क्या क्या नहीं होगा, और कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्टली कॉस्ट भी गिवन, तो बहुत ही इजीली निकाला जा सकता है एनुअल डेप्रिसिएशन। एक और चीज ऐड सीख ली हमने कि अगर डेप्रिसिएशन निकाली और उससे रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। तो क्या सीखा हमने, फैक्टर्स और बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ और लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन तो आपको रेट ऑलरेडी गिवन होगा, फिर आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आगे जाके यूज होंगी। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट क्या होता है, बुक वैल्यू मतलब वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, कि आपके बुक्स में कितनी आ रही है उसकी वैल्यू, जितने का आपने खरीदा था और उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। आपने की कार खरीदी 10 लाख की, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, तो बुक वैल्यू विल बी 9 लाख। 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, 9 लाख माइनस 1 मोर लाख 8 लाख। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैलकुलेट कैसे होती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। डेप्रिसिएशन में ध्यान क्या रखना है कि जो कैलकुलेशन होगी जितने पीरियड के लिए आपने यूज करा है, अगर आपने, आपकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च, आपने कोई एसेट 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो उस साल तो वो सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए यूज होगा। यस और नो? Yes, sir. तो जितने महीने के लिए यूज हुआ उस साल में डेप्रिसिएशन उस हिसाब से लगेगी। अगर 1 अप्रैल को खरीदा है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि रेट होता है 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का 10% है। अगर आपने 6 महीने यूज करा है तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगी। 4 महीने के लिए यूज करा है तो 4 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगी। जितना पीरियड आपने एसेट यूज करा है डेप्रिसिएशन उतनी लगेगी। कभी कभी एक्सेप्शनल सिनेरियो में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विदाउट द वर्ड्स पर एनम, मतलब ऐसे लिखा है डेप्रिसिएशन का रेट ऐसे गिवन है, व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विद द वर्ड्स पर एनम, तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम पीरियड के हिसाब से the day, if the date of acquisition is given, depreciation will be charged only for the period for which asset is used or held. तो 6 महीने के लिए तो 6 महीने के लिए, 4 महीने का तो 4 महीने, पूरे साल का है तो पूरे साल। कब? if the words per annum are given। अगर डेट गिवन नहीं है तो पूरे साल की एसेट वाज परचेज, कोई डेट गिवन नहीं है तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विदाउट the words
पर एनम सिर्फ फ्लैट रेट गिवन है 10%, 2%, 8%, 20%, पर एनम वर्ड ही नहीं है, तो फ्लैट रेट चार्ज होता है, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता। तो आपने एसेट जब मर्जी खरीदा हो, डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी। कब? अगर वर्ड्स पर एनम गिवन नहीं है, ये रूल है। तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर। तो हमने अभी क्या पढ़ा? फैक्टर्स और बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फिर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, उसका आपको एक एप्लीकेशन में दिखा दिया, और बहुत छोटे छोटे रूल्स कि बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, और पर एनम गिवन है या नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन चेंज हो जाती है।